वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे, मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट पार्ट चल रहा है। मैंने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बड़े हिस्टोरिकल हैं, जैसे आपका कॉम्पटन इफेक्ट मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इससे पहले मैंने आपको बच्चे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं, कुछ शॉर्टकट बताया है आपको, और डी ब्रॉय वेवलेंथ उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, शॉर्टकट बता दिया है। मिलीकन्स वेरिफिकेशन भी करा दिया है कि मिलीकन ने किस तरह से वेरीफाई किया आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को, और उससे फिर सक्सेसफुल रहे आइंस्टाइन टू गेट द नोबेल प्राइज। ये सारी बातें हमने कर ली हैं, और अब लास्ट पार्ट चल रहा है, और दोनों एक्सपेरिमेंट कराकर हम इसको फिनिश कर देंगे। इससे पहले जो बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है उनको बता दिया जाए कि भाई हमारे पास रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर, इन सब का एक प्लेलिस्ट बनी है। बच्चे आप उनको जल्दी से जाकर रिवाइज करें, और क्योंकि आप 12th में हैं तो बच्चे नीट या जेईई मेंस के लिए आपको 11th का भी सिलेबस देखना है। तो 11th के सिलेबस के लिए लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, इन सब की प्लेलिस्ट बनी है। दे आर नेचुरली द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स। वो जरूर करिए। ये तो आपको पता ही है, खैर आप 12th में तो आपको पहले इस चैप्टर से पता पड़ गया होगा कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन कितना सफिशिएंट है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो अब टाइम ना खराब करते हुए सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। हियर वी गो। देखते हैं। प्रीवियस में मैंने आपको बहुत स्पेशल चीज़ बताई थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चे एग्रीमेंट करता है डी ब्रॉय मैटर ऑफ वेव से, या फिर ये कह सकते हो कि डी ब्रॉय मैटर ऑफ वेव वो भी आपका इससे एग्रीमेंट करता है। ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर बताई थी। चलिए, अब हिस्टोरिकल एक कंसेप्ट, वो है पार्टिकल नेचर को बताता है। कॉम्पटन इफेक्ट असर्शन रीजन में देख लेना कि कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताने वाला है। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताता है। इट प्रूव द पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल है। अब पार्टिकल है कैसे पता पड़ेगा? तो इसमें इन्होंने ये देखा कि पार्टिकल होता है तो बजाय एनर्जी लूज करता है। यदि हमारे पास एक्सरेज फोटोन आ रहे हैं, तो एक्सरेज फोटोन अपनी एनर्जी को यदि लूज करता है तो इसका मतलब पार्टिकल हुआ। ठीक है नहीं? तो कॉम्पटन ने ये देखा कि द एनर्जी व्हेन एक्सरेज, व्हेन एक्सरे फोटोन यानी लाइट पार्टिकल, फोटोन तो लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल मानेंगे ना इसको हम। व्हेन फोटोन या लाइट पार्टिकल स्ट्राइक्स या कोलाइड्स, ठीक है, अब उसको हमने कोई भी स्कैटरर ले लिया, कोलाइड्स विद स्कैटरर, तो एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ वो क्या हो जाएगा? एनर्जी कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया, यानी वेवलेंथ। द वेवलेंथ व्हेन एक्सरे फोटोन कोलाइड्स विद स्कैटरर, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस। इसका मतलब ये हुआ, वेव होता था ना फिर ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब है द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, wavelength of scattered photon increases। ये उसने बात की है और कुछ नहीं किया है। एक्सरे फोटोन
जब कोलाइड करता है विद स्कैटरर, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस। कैसे पता पड़ा? वेवलेंथ जो है वो फोटोन की इंक्रीज हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिखा देता हूँ कि सपोजिंग हमारे पास यहाँ कोई सोर्स है, एक्सरेज को प्रोड्यूस करने वाला कोई सोर्स है मान लीजिए। चलिए कोई भी हमने सोर्स ले लिया, इस सोर्स यहाँ से बच्चे एक्सरेज फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इसकी कुछ वेवलेंथ होगी लैम्डा। तो ऐसा करते हैं, चलो इसको चलो ये फोटोन आ रहे हैं यहाँ पर बच्चे। हमने बीम जो है वो ऐसे ले लिया, ठीक है। ये आपके कॉलीमेटर हो गया, ये बीम ऐसे चलेगी। यहाँ पर बच्चे स्कैटरर, ठीक है। एक मिनट, एक काम और करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ले लेते हैं हम स्कैटरर। ये जो बच्चे वेवलेंथ आ रही है ये लैम्डा है। अब यहाँ से बच्चे किसी एंगल पर ये फाई स्कैटरिंग एंगल ले लेते हैं। अब यहाँ से जो बच्चे वेवलेंथ जा रही है वो इंक्रीज हो गई, लैम्डा डैश, ठीक है। तो स्कैटर्ड फोटोन, ये आपके पास इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, और ये बच्चे सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ फोटोन एक्सरेज, और ये बच्चे हो गया स्कैटर्ड, स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। तो अब आप देखो बच्चे, स्कैटरर ये था, ये स्कैटरर है। तो लैम्डा डैश उसने देखा इज ग्रेटर देन लैम्डा, इसका मतलब 100% एनर्जी कम हो गई। एनर्जी होती है एस सी बाई लैम्डा। अब इसमें जो चेंज आया वेवलेंथ में, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको कहते हैं शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट। और इसकी वैल्यू बच्चे फिक्स है। अब आप पहले सिलेबस में था, आप सिलेबस में नहीं है इसका डेरिवेशन। वो है आपके पास h अपॉन एम नॉट इंटू सी इंटू 1 माइनस कॉस पाई। पाई जो है आपका स्कैटरिंग एंगल है, पाई इज द स्कैटरिंग एंगल। ये हो गया 1 माइनस कॉस फाई। h अपॉन एम नॉट सी, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। h अपॉन एम नॉट सी को कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू होती है बच्चे 0.02 इसके आसपास, 0.0243 इसके आसपास एंगस्ट्रॉम होती, ठीक है। तो अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि बताइए कि व्हाट विल बी मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। तो आप पीछे देखो जरा, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट के लिए बच्चे ये वाला फैक्टर
मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू -1 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस फाई की वैल्यू इसने रख लिया -1, और जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसको इसने कॉम्पटन शिफ्ट कहा है, इसको डेल्टा लैम्डा कहते हैं, इसको कॉम्पटन शिफ्ट को डेल्टा लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.024, अप्रोक्सीमेटली 0.048 एंगस्ट्रॉम होगी। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यदि आपके पास एंगल 90 डिग्री हुआ, स्कैटरिंग एंगल आपके पास 0 डिग्री हुआ, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो ये बस इतना एक रिवोल्यूशनरी था, हिस्टोरिकल था, कि कॉम्पटन ने प्रूव कर दिया कि जो वेव है, जो आपके पास फोटोन, जो लाइट का पार्टिकल है, वो एक लाइट जो है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में है, और स्ट्राइक करने के बाद, कोलाइड करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसे कैसे पता पड़ा कि उसकी एनर्जी कम होने का मतलब उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, वो उसकी वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चे फिर डेविसन जर्मर। ये दोनों साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। ये दोनों ने एक साथ काम किया है, डेविसन एंड जर्मर ने। और उसी के साथ साथ जे जे थॉमसन सबको याद है, जे जे थॉमसन ने क्या था, जे जे थॉमसन E/m, अरे जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट था ना E/m निकालना। तो उनका जो सन था जीपी थॉमसन, इसने अलग से किया था। तो ये डिफरेंट अपने कंट्री में कर रहे थे, डेविसन जर्मर अपने अलग कंट्री में कर रहे थे। और इन्होंने ये प्रूव किया, क्या प्रूव किया इन्होंने, कि एक वेव इज एसोसिएटेड विद, वेव इज एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये भी रिवोल्यूशनरी था। एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। ये इन साइंटिस्ट ने, दोनों ने अलग अलग करके बताया, और फिर इनको सबको नोबेल प्राइज मिला है, डेविसन जर्मर को और जीपी थॉमसन को। दोनों ने काम एक ही किया, लेकिन अलग अलग जगह किया था। ठीक है, वेव इज एसोसिएटेड विद। अब मेन चीज है कि वेव की पहचान किससे करेंगे, बताओ, वेव का पता कैसे लगा? तो भाई फिनोमिनन जो वेव के नेचर के हैं, वो इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है, बैंडिंग। अब बैंडिंग वेंडिंग तभी होती है जब आपके पास जो लाइट या वेव है, उसका जो वेवलेंथ है वो स्लिट के ऑर्डर का हो। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो आपको उसको बैंडिंग कराने के लिए, उसका वेव नेचर पता लगाने के लिए, हमारे पास जो ऑब्स्टिकल होना चाहिए जिससे वो स्ट्राइक करे, वो भी आपके पास एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। अब एंगस्ट्रॉम का आपके पास फिंगर्स तो हो नहीं सकती है ना, आपके कोई कारपेंटर बना सकता है। तो हमें यूज करना पड़ेगा बच्चे, केमिस्ट क्रिस्टल्स यूज करने पड़ेंगे। तो निकल क्रिस्टल यूज किया था, और उसके जो एटॉमिक प्लेन्स हैं, उनका जो सेपरेशन है एटॉमिक प्लेन्स का, एक प्लेन हो गया, फिर दूसरा प्लेन हो गया, फिर तीसरा प्लेन हो गया, तो वो प्लेन एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, अबाउट 0.9 एंगस्ट्रॉम होता है। उसको यूज़ किया, पर यहाँ पर बस यही था। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके दिखा देता हूँ मैं कैसे इन्होंने बनाया। चलिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। चलिए जी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या क्या था। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन कैसे किया इन्होंने, देखो, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमारे पास इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, ठीक है, ये देखो,
ये फिलामेंट है, फिलामेंट कैथोड को गर्म कर रहा है। अब इससे बच्चे थर्मियोनिक एमिशन होगा, मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉन जो है थर्मियोनिक एमिशन से निकलेंगे। ये लो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है। एक्सेलरेट कराने के लिए आपके पास एनोड चाहिए। ये एनोड ले लिया। अब एनोड हमने ऐसे लिया है कि बीच में ये समझ लो स्लिट, मतलब ये आपके पास जैसे आपका एक स्पीकिंग ट्यूब होती है ना, हेलो हेलो हेलो, आप कोनिकल शेप की बनाते हैं, तो इस तरह का है और बीच में डिस्क है और डिस्क के बीच में होल है। तो ये एक कॉलीमीटर की तरह से भी काम करेगा। तो इस तरह से बच्चे ये ऐसे चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब ये बन गया एनोड और ये हो गया बच्चे कैथोड। इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने बताया था क्या कहते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और ये आपका हमने, ठीक है, और इसको वेरी करा दिया। मैंने नहीं कराया उन्होंने कराया था। 44 वोल्ट से 68 वोल्ट उन्होंने इसको वेरी कराया वोल्टेज को। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके आ रहे हैं। यहां बच्चे हमने निकेल क्रिस्टल रखा, ठीक है, निकेल का हमने क्रिस्टल ले लिया। अब ये बीम जो है इससे स्ट्राइक कर रही है, ये बीम आ रही है और उसके बाद ये आगे, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको स्कैटरिंग एंगल कहते हैं फाई। और बच्चे ये जो एंगल होता है, जैसे आपको पता है रवि शास्त्री का शॉट जो हुआ करता था ग्लांस एंगल, इसको ग्लांस एंगल कहते हैं थीटा को। अब ये जो आ रहा है इसको बच्चे हमने डिटेक्टर यूज कर लेंगे। यहाँ डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर क्या है, आपके पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन है और फिर इसको इन्होंने इससे जो चमक आ रही है बच्चे, इससे फोटो सेंसिटिव सरफेस है नहीं, उस पर डालते हैं और उससे जो है फिर गैल्वेनोमीटर बताता है कितनी करंट आती है। टू गैल्वेनोमीटर हमने भेज दिया। बस हमें देखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी यदि लाइट की आएगी, इसका मतलब आपको पता है कि जितने ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की आएगी उतने ज़्यादा करंट होगी, सैचुरेशन करंट होगी। गैल्वेनोमीटर के पास भेज दिया। डिटेक्टर हो गया, ये हो गया। तो ये आपके पास सोडियम निकेल का क्रिस्टल है। ये सारा एक्सपेरिमेंट सेटअप होगा। इस पूरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, जो मैं बता रहा था, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये जो है पूरे को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ठीक है, ये एनोड हो गया, ये आपके पास इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड हो गया। ये फिलामेंट है, गर्म कर रहा है, इससे थर्मोनिक एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो गए, निकल क्रिस्टल पर स्ट्राइक कर रहे हैं। फाई जो स्कैटरिंग एंगल है, थीटा इज द ग्लांस एंगल। समझ में आ गया? मैं आप यहाँ लिख देता हूँ बस कि फाई जो है आपका स्कैटरिंग एंगल, एंड थीटा को कहते हैं बच्चे ग्लांस एंगल। क्या प्रूव करना है कि वेव इज एसोसिएटेड विद एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। वेव इज एसोसिएटेड विद एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वेव का पता लगाने के लिए कि वेव है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो हम इंटरफेरेंस फिनोमेनन, यदि बच्चे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और अभी तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है, फिर एकदम जीरो हो जाए, इंटेंसिटी आ रही है मैक्सिमम, फिर जीरो हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, जीरो है, ये क्या है? जब इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो आ ही रहा है,
वो जीरो इंटेंसिटी कैसे हो सकती है? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, यानी कुछ इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी यहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंसेप्ट ही लेकर चलना पड़ेगा। वो देखते हैं। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करते 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 जो डेविसन जर्मर उन्होंने और जीपी थॉमसन ने देखा कि व्हेन जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल है, जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल है बच्चे इज 54 वोल्ट, और फिर उन्होंने करंट और स्कैटरिंग एंगल में देखा कि करंट कब मैक्सिमम है। पहले कुछ और होता था बच्चे, अब काफी चेंज आ गया है। यहाँ पर आपके पास करंट एंड पाई, पाई इज द स्कैटरिंग एंगल। उन्होंने देखा कि स्कैटरिंग एंगल जब 50 डिग्री है तो आपके पास करंट जो है वो मैक्सिमम आ रही है। ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट, पीक है, एकदम पीक आ रहा है। पहला जो पीक आ रहा है वो आपका 50 डिग्री पर आ रहा है जब 54 वोल्ट से एक्सलेट किया। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि भाई इस 54 वोल्ट पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड, लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन when accelerated through 54 वोल्ट। तो फिर उन्होंने यूजिंग डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस यूज करें कि लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इससे बच्चे इन्होंने वैल्यू पुट करी 150 अपॉन 54, यानी 1.7 से कम, यानी अबाउट 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये तो अब डी ब्रॉय ने बताया कि यदि इसके साथ यदि 50 डिग्री पर यदि आपके पास मैक्सिमम करंट आ रही है तो 54 वोल्ट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ एक बीम है, उसके साथ एक वेव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम के साथ एक वेव है, उस वेव का जो वेवलेंथ है 1.65 एंगस्ट्रॉम है। अब 1.65 एंगस्ट्रॉम की वेव ये हम कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए देखो, ये जो हमारे पास है ये मैं समझा उसने समझाना है उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैक्सिमा जो आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, यानी जो फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा व्हेन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट, द 50 डिग्री पर मैक्सिमम आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा। द फर्स्ट मैक्सिमा occurs at phi is equal to 50 डिग्री। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा इस पर। देखो जरा मैं बताऊं, ये हमारे पास एटॉमिक प्लेन्स हैं, these are atomic planes। और यहां पर बच्चे ये बीम आ रहे हैं, एक मिनट, ये चला गया, एक तो ऊपर वाली सरफेस से आ गया, एक अंदर से भी तो आएगा, यहां से भी प्लॉट कर वापस आएंगे। आ रहा है बच्चे समझ में? ये केमिस्ट्री में आपके पास ब्रैक्स डिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, वो मैं ड्राइव करा रहा हूं। तो देखो बच्चे, ये जो एंगल है, सी दिस एंगल, ये है आपके पास व्हाट, ग्लांस एंगल थीटा। ये बच्चे आपके पास डी है यहां से यहां तक,
दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू एटॉमिक प्लेन्स। यहाँ से बच्चे इस पर नॉर्मल डाल देते हैं, यहाँ से इस पर नॉर्मल डाल देते हैं। तो बच्चे ये जो बीम है, ये जो वेव है, ये इसने ये डिस्टेंस, ये पाथ कवर किया है और इसने ये वाला पाथ कवर किया। जो एक्स्ट्रा पाथ है वो कौन सा नज़र आ रहा है आपको? जो एक्स्ट्रा पाथ है बच्चे वो यही आ रहा है, बस इतना, इतना और इतना। तो थीटा ये 90, ये एंगल कितना हो गया? यदि मैं इसको और बड़ा करके दिखाऊं तो देखो बच्चे, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। एक वेव तो बच्चे ये ऐसे चली गई, एक वेव ने ये पाथ कवर किया है, तो इसमें ये जो आपके पास हुआ इतना और ये एक्स्ट्रा पाथ हुआ जो इस वेव ने कवर किया है। इसने यहाँ तक सेम है, ये देखो यहाँ तक पास सेम है, यहाँ से आगे सेम है, तो ये एक्स्ट्रा पाथ हो गया। ये थीटा के सामने साइन से आएगा, ये डी है, ये आपको दिख रहा है डी। तो ये कितना हो गया बच्चे? दिस इज डी, दिस इज डी साइन थीटा, ये भी बच्चे डी साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसको फिर दोबारा कम कर देता हूँ। तो पार्ट डिफरेंस आया आपको समझ में? नहीं, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? द पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, 2d साइन थीटा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा के लिए आया समझ में? नहीं, यदि वेव होती तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि इलेक्ट्रॉन ना होकर वेव होती, एक वेव ये है, एक वेव ये है, तो ये यहाँ से चले गए, ये अंदर से चले गए, तो इनके बीच में फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हो गया आपके पास दिस। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, याद है मैंने वेव में बताया आपको बच्चे, वेव जरूर पढ़ लेना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एन इज इक्वल टू 1, तो बच्चे वेवलेंथ हो गई आपके पास 2d इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर बच्चे d तो जो है वो उसके हमें पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से कि d क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। यहाँ जो d है दिस इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। एंड बच्चे अब हमें थीटा देखना है, चलो अब पीछे डायग्राम में चलते हैं। ध्यान से देखो कि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा ये सारा मिलकर 180 है नहीं? थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि फाई या थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई अपॉन 2। थीटा की वैल्यू 180 माइनस फाइव बाई 2 हुआ। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस फाइव अपॉन 2, यानी 180 माइनस 50 अपॉन 2, 130 अपॉन 2, दैट इज 65 डिग्री। तो अब इन सब से इनकी वैल्यू रखो, तो बच्चे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 2d साइन थीटा, दैट इज 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 0 साइन 91, 60 का मतलब कितना होता है? √3/2 मान लो, तो 1.732 अपॉन 2। मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं तो 2 इंटू 1.8 ये मान लेता हूँ, इंटू ये हो गया आपके 0.8 वो मान लेता हूँ, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा है 0.28 16 16 6। तो करीब करीब देखो बच्चे आंसर उतना ही आ जाएगा। तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली
1.65 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब डी ब्रॉय ने जो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन को यदि 54 वोल्ट से एक्सीलरेट कराएंगे तो उसके साथ एक जो वेवलेंथ आती है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। अब यहाँ पर मैक्सिमा आने के लिए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा यदि वेव होती है, यदि एक आपके पास लाइट वेव होती तो बच्चे उससे जो इंटरफेरेंस फिनोमेनन हो रहा है वो एटॉमिक प्लेन से फर्स्ट ऊपर की सरफेस से आ गया, फिर एक नेक्स्ट प्लेन से जो रिफ्लेक्ट होकर वेव आ रही है, तो दोनों वेव्स के बीच में एक पार्ट डिफरेंस है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फर्स्ट मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो तभी हो पाएगी जब लाइट की जो वेव है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम है। इससे प्रूव होता है कि बिल्कुल सही कहा डी ब्रॉय ने कि भाई जो वेव इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक वेव है। ये जो आपके पास 1.65 एंगस्ट्रॉम है, दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीज विद डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। समझ में आ गया या नहीं? भाई हमारे पास वेव नेचर प्रूव करने के लिए इंटरफेरेंस है, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो वेवलेंथ होनी चाहिए 1.65 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। अब ये वेव मैंने कहीं से तो लाया नहीं, इलेक्ट्रॉन ही लिया। इलेक्ट्रॉन को हमने जब उस पर फर्स्ट मैक्सिमा आया है वो तब आया है जब हमारे पास 54 वोल्ट से एक्सीलेट कराया है। 54 वोल्ट से एक्सीलेट कराने पर आपको पता पड़ गया कि उसकी जो वेवलेंथ है वो 1.65 एंगस्ट्रॉम है, जो डी ब्रॉय ने बताया। जिसका मतलब ये दोनों तो चीज़ मैच कर गई, इससे प्रूव हो गया कि बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? तो अब ये है डी ब्रॉय का कंसेप्ट। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था। तो बच्चे ये चैप्टर फिनिश कर दिया हमने, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अब हम जो करेंगे वो हम इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेंगे और देखेंगे कि जो हमने कराया है वो आपको इस तरह से लगता है कि प्रैक्टिकली वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में कराए हैं। बच्चे आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एंड द मीटिंग नाउ।